शहजाद चौधरी साहब, अब जिस ऑपरेशन की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, जिसके आगाज को है, आप क्या समझते हैं कि क्या सियासी जमातें एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ पाएंगी? अच्छा, सियासी इसके जो मुज़मरात हैं उस पर बाद में आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी इस किस्म की, इस नौयत की जंग जो कि ऐसे मुखालिफ के ख़िलाफ़ हो जो खुल के सामने भी नहीं आ रहा, गुरिल्ला वॉर कह लीजिए, इर्रेगुलर वॉर इसको भी कह सकते हैं, इस किस्म की जो जंग है उसके लिए यकीनन तकरीबन सारा मुआशरा मिलके ही उसको लड़ेगा, तो तभी उसके अंदर कामयाबी मुमकिन होती है। फिर उसके बाद कामयाबी की हतमी डेफिनेशन भी इसमें मुश्किल है। ये कह दिया जाना कि मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है। इस किस्म की जंगें 15-15, 20-20, 25-25 साल चला करती हैं। बहरहाल हम पाकिस्तान एक ख़ास जगह पे पहुँच के और हम अपने सियासी वजूहात की बिना पे इस पे कभी शिद्दत इख्तियार करते हैं और कभी पीछे हट जाते हैं। उसमें मुख्तलिफ अदवार आते हैं और उसकी हमारी तारीख़ आपने बड़ा बेहतर तौर पर जिक्र किया कि किस किस्म के नारे जो हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं उस मुख्तलिफ सोच को। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो अफवाज पाकिस्तान या लॉ इन्फोर्समेंट को जो भी पैसे देता है, उसका हक है कि वो उन पैसों का हिसाब मांगे। पाकिस्तान के अंदर ये पैसे पार्लियामेंट दिया करती है, तो पार्लियामेंट अगर अभी तक जितने भी पैसे या जितनी भी एफर्ट लगाई गई उनके फंड्स की जो उन्होंने दिए, जो उन्होंने अप्रूव किया फाइनेंस बिल के अंदर और बजट के अंदर, जो कि अफवाज पाकिस्तान या उनके किसी और ज़ैली इदारे को कि ये जंग लड़ी जाए, अगर उसका हिसाब मांगते हैं तो इसमें कोई हर्ज बिल्कुल नहीं है। वो पूछना चाहेंगे कि पहले जो मामलात हुए वो किस तरीके से हुए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि मिल के सबको लड़नी है। पार्लियामेंट के अंदर से जो भी जंग की जाए, किसी भी ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाए, कोई शख्स, कोई लीडर, कोई अपने तौर पे ये फैसला नहीं कर सकता। असल में जो हतमी ताकत है इसके ऊपर इसका ऐलान करने की, वो पार्लियामेंट ही हुआ करती है। पार्लियामेंट में डिबेट होती है, एग्जीक्यूटिव उसका ऐलान करती है, एग्जीक्यूटिव उसकी जिम्मेदारी उठाती है और फिर एग्जीक्यूटिव के बाद जिम्मेदारी दी जाती है पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट को, अफवाज पाकिस्तान को, उनके रोल के मुताबिक। तीसरी बात, केपी को इसके अंदर हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर नहीं भी बनेगा तो जिस किस्म की जंग हो रही है या होती जा रही है या हुई है अब तक, उसके अंदर केपी माना या ना माना उससे फर्क तो नहीं पड़ता। ये हमारी अपनी डायनामिक्स और रियलिटीज हैं जो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है हकीकत। अफवाज पाकिस्तान खासतौर पर इस जंग के अंदर पिछले 30-35 साल से, बल्कि 25 साल से इसमें इस्तेमाल हो रही हैं और इसमें शामिल है और वो किसी भी तरीके से हर जगह पे मौजूद हैं। उनके बारे में ही टीटीपी का एक ये भी है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए ताकि उनके लिए खुल जाए, मैदान खुल जाए। अज़्म इस्तेहकाम हो या कुछ भी हो, मकसद ये है कि इसको, पाकिस्तान को, इसमें फैसला क्या हुआ इस मीटिंग के अंदर, मेरी नज़र में कलीदी कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुख्तलिफ है। दो चीज़ों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। एक तो ये कि जहाँ पे मौजूदा जो जड़ है उसकी बीखकनी वहां की जाएगी और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको आप मैसेजिंग भी कह सकते हैं पॉलिसी लेवल के ऊपर, और ये भी कह सकते हैं कि इसको जब अमली जामा पहनाया जाएगा तो फिर जहां पे एग्जिस्ट करती है जड़, उस जड़ को वहां पे उखाड़ा जाएगा। ये एक पॉजिटिव चीज है। हम बहुत पहले से इसके बारे में शोर मचा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर अफगानिस्तान अपने मामलात को नहीं संभाल सकता तो फिर पाकिस्तान का हक है कि जहां जड़ है उसको वहां खत्म किया जाए। दूसरी बात, टेररिज्म की डेफिनेशन, कि टेररिज्म जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। टेररिज्म की डेफिनेशन जाहिर है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल की जाती है। क्या उसमें सियासी पहलू भी हैं? जरूर हैं। किस तरफ से इस्तेमाल होती है ये भी, लेकिन हमारे जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर जो कानून की अमलदारी है, कोर्ट्स ने जिस तरह से इसको डील किया है, मेरे ख्याल में उसके अंदर भी एक क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। और वो उसका दूसरा हिस्सा है इस चीज का कि अगर जहां जहां सुकम है, जहां जहां क्लैरिटी नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि इसके तहत अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा कि टेररिज्म के जो मुकदमात हैं वो कहाँ लड़े जाएंगे या कौन लड़ सकता है या किस जगह उनके मुकदमा चल सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ सुकम है तो उनको भी दूर किया जाए। ये सियासी भी हो सकता है और ये एक हकीकी तौर पर भी मुमकिन है। तो ये दो चीजें हैं जो खुल के सामने आई हैं। मेरा ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी तो जंग तो जारी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सबको मिलकर लड़ेंगे तो तभी कामयाबी हासिल दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, बानी पीटीआई मौजूदा हुकूमत को लंदन प्लान का हिस्सा करार देते हैं, मगर उस मुबैना लंदन प्लान में भी जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की ऐसी मुलाकातों का कोई तज़किरा नहीं है। क्यों मोहम्मद जुबैर इस वक्त ऐसा बयान दे रहे हैं, या कोई सियासी ऑप्शंस की तलाश में है? अच्छा, एक तो देखिए, आपका पहला एक सवाल आपने किया था कि क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब से जनरल बाजवा मिले हों और वो खबर सामने ना आई हो। जी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। क्या ये एक्चुअली हुआ है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। उसका जब तक मेरे पास हतमी शवाहिद ना हो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन ये मुमकिन जरूर है। दूसरी बात,
उनसे मिलने की जरूरत थी ही नहीं। क्या जरूरत थी जनरल बाजवा को या नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली मुलाकात करने की? वो तो अपना मलिक अहमद खान साहब खुद शहबाज शरीफ साहब को गाड़ी में बिठा के ले जाया करते थे। उनके दोस्त थे जनरल बाजवा, ये जो थे अहमद साहब के, मलिक अहमद खान के। तो उनको तो कोई जरूरत नहीं थी, वो तो पता नहीं कितनी दफा लेके गए हैं, ये तो उन्होंने माना, खुद से माना हुआ है। तो जब शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी ना एक तरीके से। तीसरा जो उसकी तारीख है वो उन्होंने बयान कर दी। चौथा सवाल ये पैदा होता है कि आपका ये सवाल रखने का मकसद, ये इस इशू को इस पैराए में डिस्कस करने का मकसद ये है कि जुबैर की जितनी बातें हैं उनकी नफी की जाए, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हिट किया जाए। मैं जानता हूं, कुछ जानता हूं, कभी बात कभी नहीं की, लेकिन इस पहले के जो सियासी मंजरनामे के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनसे आगाह हूं। जुबैर जो बात कर रहे हैं वो 99% दुरुस्त है। क्या ये बात के आया, और उन्होंने भी ये नहीं कहा कि वो जाके मिले या नहीं मिले, उन्होंने कहा उनका ख्याल है कि शायद मिले हों। और ये बात उस वक्त बहुत ही ज्यादा जोर शोर से जारी थी कि मुलाकात हुई है और 2 और जर्नैलों की मौजूदगी में हुई है। लेकिन दूसरी बात उसको छोड़ दें, जब हमारे पास शवाहिद नहीं है तो जरूरत क्या? देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब यहाँ पे हैं, अहमद खान साहब यहाँ पे हैं, जनरल बाजवा साहब खुद इस सोच के थे कि शायद इमरान खान साहब वो कुछ नहीं कर पा रहे जो कि उनकी हुकूमत को करना चाहिए, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आना ही आना था, रास्ता तो बनाना ही बनाना था। फिर उनको ये भी एहसास था कि शायद उन्होंने जब आए थे तो फौरन बाद उनके दौर में ये मसला हो गया था कि हुकूमत की तब्दीली आ गई थी, यानी नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया, गो की हुकूमत उन्हीं की जारी रही। तो किसी तरीके से मैं कह रहा हूं, हो सकता है किसी तरीके से उन्होंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की हो। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तारीख बयान की जाती है हमारे यहाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ बहस की जा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ख्वाजा आसिफ भी बात कर चुके, बहुत सारे बाकी लोग भी इसके बारे में बात कर चुके। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो तरीका था वो वही था जो कि जिसके अंदर जनरल बाजवा का भी रोल था, बाकी लोगों का भी रोल था, सियासी ज़ुमा का भी रोल था। मेरा ख्याल है उसको जो है हकीकत है उसको हकीकत के तौर पे ही रहने देना चाहिए, उसको मलाइन करके क्रेडिबिलिटी को हिट करके खराब नहीं करना चाहिए। दुरुस्त। ज़ैगम साहब, क्या वाकई ये जो 2 साल पहले सुनाई बातें, इससे कोई जरूरत थी? कुछ हासिल करना चाह रहे हैं या फिर ये अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्या उनकी क्रेडिबिलिटी हिट हो रही होगी? देखिए, सियासतदान इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं, वो जिन चीज़ों के गवाह हैं, जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं वो उसको बयान कर रहे हैं। सवालात के जवाब में एक नई सिचुएशन, एक नई वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जुबैर को ये क्वेश्चन करना कि तुम क्यों बात कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। हर सियासतदान इस तरह की कहानियां सुनाते रहते हैं और ये माजी करीब की बातें हैं जिसकी इस वक्त पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस मौजूद हैं। और जुबैर साहब ने ये कहा कि सुना था उन्होंने कि मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मुलाकात होना वाकई अहम नहीं है। जो चॉइस साहब फरमा रहे हैं, मुलाकातें इस लेवल पर आमतौर पे नहीं होती। बेनजीर की और उसके बाद जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, सदर पाकिस्तान थे, मुशर्रफ साहब की मुलाकात एक बहुत गैर मामूली बात है। आमतौर पर बहुत नीचे वाले ऑफिसर्स डील कर लिया करते हैं और मुलाकात का काम जो था वो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को सौंपा हुआ था और वो मुलाकातें कर रहे थे। असल बात क्या है जिसकी नफी नहीं की जा सकती और जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है इनको, वो ये है कि किस तरीके से वोट को इज्जत दो से रातों रात यू टर्न लिया गया और बाजवा को एक्सटेंशन 2 की तरफ ये लोग मुड़ गए। क्या ये हकीकत नहीं है कि कौमी असम्बली के कमेटी रूम नंबर 2 में तमाम MNAs को इकट्ठा करके ख्वाजा आसिफ साहब ने हुक्म सुनाया कि लंदन से हुक्म आया है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है। ये उस वक्त है जब बाहर जो है वोट को इज्जत 2 के नारे बज रहे थे और अंदर ये हो रहा था। असल स्टोरी तो ये है, क्या ये उस बात का इनकार कर सकते हैं कि 2022 में जब ये हुकूमत में आए तो जिस हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बने हुए थे, उस हाइब्रिड निज़ाम के ये वजीर बन गए, इन्होंने पेटी बांधी और उस हाइब्रिड निज़ाम को पक्का करने पे लग गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम नहीं हुई, आर्मी एक्ट में तरमीम नहीं हुई, सिविल सर्विसेज को इंटेलिजेंस के मातहत नहीं किया गया। कौन सा काम नहीं किया गया जो सरकार की फरमान के मुताबिक था? और किस किस तरीके से हाइब्रिड सिस्टम को पक्का किया गया और क्या उसके बदले में मराहत नहीं मिली? क्या एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक्स नहीं हुए? क्या नैब के जो वकील थे? तो ज़ैगम साहब, जिसको मराहत ना मिले वो बोलता है, जिसको मराहत मिल जाए वो खामोश हो जाता है। ये है हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो। एग्जैक्टली आप देखिए कि 2022 में जब इमरान खान को पता चला कि बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर की गई है तो वो खुद फरमाते हैं
कि हमने कहा हमसे ले लो हमसे ले लो, यस, उनसे क्यों लेते हो? ठीक हो गया जी, तो मुकाबला इसी बात पे चलता है कि सरकार की नजर करम किस पर होगी। दुरुस्त हो गया।